हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, डाटा हैंडलिंग, उसका क्विक रिवीजन। पूरा चैप्टर हम डिटेल में अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम जल्दी जल्दी से यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे डाटा होता क्या है। ठीक है, डाटा हैंडलिंग चैप्टर का नाम है, तो डाटा क्या होता है वो हम जान लेते हैं। A collection of numerical facts regarding a particular type of information is called data। जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है तो इंफॉर्मेशन अगर हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स मतलब नंबर्स में ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम डाटा बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं एंड सपोज कीजिए आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताइए आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता है आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। उसमें से अगर किसी ने पूछ लिया बताइए बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं, तो आप बोलोगे कि बॉयज़ 30 हैं एंड गर्ल्स कितनी है 20। तो ये क्या होता है? ये एक तरीके से डाटा देना होता है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है एंड आप क्या बोल रहे हो, आप न्यूमेरिकल फैक्ट्स में नहीं बोल रहे हो, आप ऐसे बोल रहे हो कि बॉयज़ ज़्यादा है एंड गर्ल्स कम है, तो उसको समझ ही नहीं आएगी, तो उसे हम डाटा में कंसीडर नहीं करेंगे। कुछ गर्ल्स हैं एंड बहुत सारे बॉयज़ हैं, तो ये डाटा नहीं होता। डाटा का होने के लिए उसका न्यूमेरिकल फैक्ट में होना ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा। तो कोई भी रिकॉर्ड बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स मतलब नंबर्स में डाटा को प्रेजेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तभी हमें समझ में आती है चीज़ें। ठीक है, आया समझ में? तो जब भी हम न्यूमेरिकल फैक्ट में किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम डाटा बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब हम पढ़ लेते हैं पिक्टोग्राफ। ये पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। जब हम डाटा को, किसी भी डाटा को पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं बार ग्राफ की, आपने पहले भी पढ़ा होगा। बार ग्राफ क्या होता है? अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। क्या बोला जा रहा है? बार ग्राफ भी क्या होता है? जब हम किसी भी डाटा को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? बार ग्राफ बोलते हैं। एंड बार ग्राफ में रहता क्या है? बार ग्राफ में बार्स रहते हैं। क्या रहते हैं? बार्स। बार्स मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल्स। आपने बार ग्राफ की इमेज देखी होगी, बार ग्राफ की आपने इमेज देखी होगी। कैसे बनता है बार ग्राफ? एक लाइन ऐसी होती है, एक लाइन ऐसी होती है। ठीक है, एंड देन उसके बाद रेक्टेंगल्स बने होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ रेक्टेंगल्स बने होते हैं। ठीक है, बार ग्राफ कुछ ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल्स है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बार्स बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बार्स बोलते हैं। तो बोला जा रहा है किसी भी डाटा को जब हम ग्राफ पेपर पे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बार ग्राफ बोलते हैं। जहाँ पे अगर हम हाइट की बात करें, ये जो बार्स बने हुए हैं उनकी हाइट की बात करें, तो हाइट किस पे डिपेंड करती है कि हम किस तरीके की इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। सपोज कीजिए ये रेक्टेंगल 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इतना बना है, ये रेक्टेंगल 70 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इससे थोड़ा ज़्यादा बना है, ये रेक्टेंगल 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये थोड़ा कम बना है, ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये ज़्यादा बना हुआ है। तो डिपेंड करता है, हाइट किस पे डिपेंड करती है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन को बताया जा रहा है। तो इसलिए जो हाइट रहती है वो वेरी करती है, मतलब चेंज होती है। बार्स की, सभी बार्स की हाइट जो है अलग अलग रहती है। लेकिन अगर हम विड्थ की बात करें, विड्थ मतलब चौड़ाई, तो सभी बार्स की जो विड्थ रहती है, चौड़ाई रहती है, वो बिल्कुल क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ बोली जा रही है। और डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म विड्थ मतलब सेम विड्थ रहती है, देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। जो वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बार्स, उस पर डिपेंड करती है हाइट। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब अगर हम बात करें डबल बार ग्राफ की, डबल बार ग्राफ क्या रहता है? A bar graph showing two sets of information या two sets of data simultaneously, it is useful for comparison of data। अब आपने डबल बार ग्राफ भी देखा होगा जिसमें दो दो बार्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंगल बार है। ठीक है, डबल बार ग्राफ में क्या रहता है? फिर से एक बार बना लेते हैं, सेम, बिल्कुल सेम वही रहता है।
बस डिफरेंस क्या रहता है, ये बार बन गया, ये उसके साथ दूसरा बार बना हुआ है, फिर स्पेस होती है, ये बार बन गया, फिर उसके साथ दूसरा बार बना हुआ है, फिर स्पेस रहती है, ये बार बन गया, फिर उसके साथ दूसरा बार बना हुआ, मतलब 2 बार्स बने रहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बनता क्या हो, जब हम 2 तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम कोई भी 2 डाटा को कंपेयर कर रहे होते हैं, तब बनता है डबल बार ग्राफ, एंड हमें डबल बार्स, डबल रेक्टेंगल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट क्या है? अ पाई चार्ट इज अ ग्राफ दैट यूजेस अ सर्कल टू रिप्रेजेंट अ होल एंड स्लाइसेस ऑफ दैट सर्कल टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द होल। क्या बोला जा रहा है? पाई चार्ट भी एक तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट करना ही होता है। सबसे पहले तो अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है? ये है बार ग्राफ। ये क्या बनाया हमने? बार ग्राफ बनाया है। ये क्या है? ये है डबल बार ग्राफ। ठीक है, ये क्या है? डबल बार ग्राफ। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पाई चार्ट की। किसकी बात हो रही है? पाई चार्ट की। सो पाई चार्ट बेसिकली किस फॉर्म में बनता है? सर्कल फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है? ऐसे सर्कल फॉर्म में बनता है। यहां पे सबसे पहले हम देख लेते हैं बनता कैसे है। ठीक है, फिर मीनिंग समझेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा बनता है पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट इज अ ग्राफ दैट यूजेस अ सर्कल। साफ साफ बोला जा रहा है कि पाई चार्ट जो है वो एक तरीके का ग्राफ ही है जो कि सर्कल को यूज करता है ताकि वो रिप्रेजेंट कर पाए पूरे होल को, पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर पाए, एंड स्लाइसेस ऑफ दैट सर्कल टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द होल। स्लाइसेस किसको बोला जा रहा है? ये जो सेक्टर बने हुए हैं ना, ये एक सेक्टर, ये दूसरा सेक्टर, ये तीसरा सेक्टर, ये चौथा सेक्टर, ये 5वां सेक्टर, इन सेक्टर को स्लाइसेस बोला जा रहा है जो कि पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। पूरा सर्कल होल को रिप्रेजेंट करेगा, एंड ये जो सेक्टर्स हैं जिनको स्लाइसेस बोला जा रहा है वो पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है? द साइज ऑफ ईच स्लाइस इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डाटा इट रिप्रेजेंट। बोला जा रहा है जो सेक्टर का साइज है, जो स्लाइस या फिर सेक्टर बोल सकते हैं, उनका जो साइज है वो किस पे डिपेंड करता है कि वो क्या इंफॉर्मेशन और कितनी क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये बता रहा है 40%, तो ये बड़ा स्लाइस बना है। ये बता रहा है 10% तो छोटा बना हुआ है। ठीक है, ये बता रहा है 20% तो थोड़ा बना हुआ है। ये 15% बता रहा है तो उतना बना हुआ है। ये 25%, तो डिपेंड करता है कि कौन से डाटा को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस हिसाब से क्या बनते हैं? सेक्टर्स बनते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, कोई भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन। अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, जैसे कि मैचेस वगैरह में भी आपने देखा होगा, तो वो क्या है? एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, देन फिर उसके बाद अगर हम बात करें इवेंट की, तो इवेंट क्या है? अ स्पेसिफिक आउटकम और सेट ऑफ आउटकम्स दैट कैन ऑकर ड्यूरिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो आउटकम आता है, स्पेसिफिक आउटकम आता है या फिर सेट ऑफ आउटकम जो कि आ सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम इवेंट बोलेंगे। इसी से कनेक्ट करते हैं, अभी मैंने क्या समझाया? एक्सपेरिमेंट समझाया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या एग्जांपल दिया? टॉसिंग अ कॉइन। तो जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन को टॉस करके अगर हमारे हाथ पे क्या आ गया? हेड आ गया, तो हेड को हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोल देंगे। ठीक है, या फिर जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, लेकिन टॉस करते वक्त, फ्लिप करते वक्त हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर कॉइन पे या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो ये दोनों ही क्या है?
ये दोनों ही पॉसिबल आउटकम्स है जो कि हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ तो आएगा नहीं। इसके अलावा और कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि कॉइन में या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो ये क्या है? ये है पॉसिबल आउटकम्स एंड ये क्या है? जो आउटकम आ चुका है। ठीक है, तो वही चीज बोली जा रही है, इन दोनों को ही हम किस में इंक्लूड करेंगे? इवेंट में इंक्लूड करेंगे। और स्पेसिफिक आउटकम, ये क्या है? स्पेसिफिक आउटकम जो कि आ चुका है, और सेट ऑफ आउटकम्स दैट कैन ऑकर, या फिर हम बात करें पॉसिबल आउटकम्स की या फिर सेट ऑफ आउटकम्स की जो कि हो सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जब हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी रिफर्स टू द लाइकलीहुड और चांस दैट अ स्पेसिफिक इवेंट विल ऑकर। प्रोबेबिलिटी एक तरीके का चांस है कि प्रोबेबली ये चीज हो सकती है। ठीक है, दैट अ स्पेसिफिक इवेंट विल ऑकर, जैसे कि हमने मतलब कॉइन को टॉस किया, हमने अनुमान लगाया कि हेड आ सकता है। ठीक है, दो पार्टीज हैं, या क्रिकेट में भी आपने देखा होगा दो टीम्स होती हैं, कोई हेड लेता है कोई टेल लेता है। ठीक है, तो वहां पे अगर पूछा जाए कि हेड आने के कितने चांसेस हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी, की हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आपको अच्छे से पता है हेड आने की एक ही प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कॉइन में या तो हेड है या तो टेल है। हेड कितनी बार है? एक ही बार है, तो एक बार ही आ सकता है। एंड टोटल हेड टेल दो चीजें हैं, तो दो में से एक बार हेड आ सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। चलो, ये तो स्टेटमेंट में दे के रखा है, तो इसे आप जब फॉर्मूले के थ्रू समझोगे तब आपको समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, ये नोट डाउन कर लिया? सबसे पहले तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अगर हम बात करें किसकी? प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, आया समझ में? अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये रहता है, जैसे कि हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो किसी ने आपसे पूछ लिया बताइए टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हमें पता है कॉइन में या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स की बात करें कितने हैं? 1 2, तो ये जो टोटल आउटकम्स रहते हैं ना, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो जाते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम की बात करें, मतलब जिसकी बात हो रही है टेल की, वो सिर्फ एक बार आ सकता है, तो यहाँ पे चला जाएगा 1 न्यूमरेटर में। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी आंसर क्या आया है? 1/2 आया है। तो ऐसे निकल जाती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो वही चीज़ यहाँ पे दे के रखी हुई है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। क्या दे के रखा है? अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 8 वाइट बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स, 7 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग में इतनी इतनी बॉल्स है। इफ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम देन प्रोबेबिलिटी दैट इज, क्या बोला जा रहा है? अगर एक बॉल रैंडमली निकाली गई बैग में से, तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी ब्लैक बॉल की, कि जो बॉल हमने निकाली है वो ब्लैक बॉल ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ये प्रोबेबिलिटी का लिखा हुआ है एंड ये ब्लैक बॉल का लिखा हुआ है। ये डायरेक्टली मैं स्टेटमेंट ही लिख लेती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो टोटल बॉल्स कितनी है, सबसे पहले तो हम वही देखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या जाना है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो टोटल बॉल्स की बात करें 5 रेड है, 8 वाइट है, 4 ग्रीन है एंड 7 ब्लैक है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ रेड कितनी है? रेड है यहाँ पे 5। ठीक है,
फिर उसके बाद वाइट कितनी है, वाइट है 8, देन फिर उसके बाद ग्रीन है 4, ग्रीन है 4 एंड ब्लैक कितनी है, ब्लैक 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 7। तो अगर हम टोटल बॉल्स की बात करें, टोटल की बात करें तो टोटल कितना आ रहा है, 5 + 8 कितना होगा, 13 हो जाएगा। 13 + 4 करेंगे तो कितना आएगा, 17। 17 + 7 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 24। तो टोटल बॉल्स की बात करें तो आंसर क्या आ रहा है, 24 बॉल्स। तो यहाँ पे जो 24 है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, एंड देन उसके बाद बात किसकी हो रही है, ब्लैक बॉल की। तो ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल है 7, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितना होगा, 7/24। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर भी देख सकते हो आप, आंसर क्या आया है, 7/24 ही आया है। ऐसे अगर हम ग्रीन बॉल की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल की बात करें तो अगेन टोटल बॉल्स हैं 24, उसमें से ग्रीन बॉल्स कितनी होंगी, 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 4/24। अब यहाँ पे 4/24 कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो वो भी कर देंगे। 4 1 4 एंड यहाँ पे 4 6 24। तो आंसर क्या आ रहा है, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितनी है, 1/6 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी आंसर आप देख सकते हो 1/6 ही है। ऐसे अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी नॉट रेड, बोला जा रहा है ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है जो कि बताएगा कि रेड बॉल नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो रेड को हटा के हम सारी ही बॉल्स को यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल बॉल्स तो कितनी है, 24 है, वो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल नहीं आएंगी, तो रेड बॉल को छोड़ के कितनी बॉल्स बची हैं, वाइट, ग्रीन एंड ब्लैक, सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे, 8 + 4 कर देंगे, 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, एंड 12 + 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 19। या तो आप ऐसे भी 19 निकाल सकते हो, या फिर बोला क्या जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल। तो टोटल कितना है, 24 बॉल्स, उसमें से रेड बॉल कितनी है, 5, तो माइनस कर देंगे, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 19 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 19/24। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर भी आंसर क्या है, 19/24 ही है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए, आया है तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, जस्ट अभी बताया था हेड टेल होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमसे बोला जाए प्रोबेबिलिटी निकालो कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल आउटकम 2 है, तो 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। उसके बाद बात हो रही है हेड की, तो हेड तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आएगा, तो 1 आ गया यहाँ पे न्यूमरेटर में। ठीक है, सेम ऐसे ही टेल के लिए हो जाएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इस स्लाइड में समझा ही दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी क्या रहेगा, 1/2 ही रहेगा। ठीक है, आया समझ में। आया है तो फटाफट से इस पूरे चार्ट को एक बार नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।